ओके, आज हम पढ़ेंगे अपर जीआई ब्लीड है। अब अपर जीआई ब्लीड और लोअर जीआई ब्लीड को कैसे क्लासिफाई करते हैं, किस पार्ट से ऊपर उसको अपर बोलेंगे और किस पार्ट से नीचे उसको लोअर जीआई ब्लीड बोलेंगे। तो ये हमारा डिपेंड करता है लिगामेंट ऑफ ट्रीज के ऊपर है। जो लिगामेंट ऑफ ट्रीज है वो डिओडिनम और जेजुनम के जंक्शन पे कनेक्टेड होता है और एक ऊपर उसकी अटैचमेंट होती है डायफ्राम के पास है। तो इसकी जो इंटेस्टाइनल इसकी अटैचमेंट है, इसके ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं अपर जीआई ब्लीड है, कि अगर इस पार्ट में से कहीं से भी ब्लीडिंग हुई तो वो अपर जीआई ब्लीडिंग में आएगा। और इस पार्ट के नीचे अगर कहीं से भी ब्लीडिंग होती है किसी भी रीजन की वजह से तो उसको बोलेंगे लोअर जीआई ब्लीड है। फिर अपर जीआई ब्लीड के जो कॉजेज हैं उसको हमने डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कि ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है। अगर ईसोफेगस से ब्लीडिंग हो रही है, स्टमक से ब्लीडिंग हो रही है, ताकि हम उसको ईजिली लर्न कर सकें। ठीक है, तो इसके कॉजेज में पहले ईसोफेजियल कॉजेज आते हैं, उसमें आता है इरोजिव ईसोफेजाइटिस है। इरोजिव ईसोफेजाइटिस क्यों होता है? जो लोग लॉन्ग टर्म एनसेड्स यूज़ करते हैं किसी भी कॉज की वजह से, मान लो उनको क्रोनिक जॉइंट पेन है और वो लंबे टाइम से एनसेड्स ले रहे हैं, तो उसमें एक टाइम के बाद उनको इरोजिव ईसोफेजाइटिस होगा, तो वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। जो एल्कोहलिक पेशेंट होते हैं उनको लीवर डिजीज़ हो जाती है, सीएलडी हो जाता है, लीवर सिरोसिस हो गया, तो उसमें क्या होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगी। और पोर्टल हाइपरटेंशन से क्या बन जाते हैं, कोलेटल्स बन जाते हैं जो ईसोफेजियल वेरिसिस की फॉर्म में आते हैं। तो अब ईसोफेजियल वेरिसिस में क्या है, डायलेटेड ब्लड वेसल है ईसोफेगस के अंदर, तो वहाँ से ब्लीडिंग हो जाएगी। फिर ईसोफेजियल कार्सिनोमास हो सकते हैं। फिर एक आता है मेलरीवीज सिंड्रोम। मेलरीवीज सिंड्रोम में क्या होता है, जैसे जो एल्कोहलिक पेशेंट है वो एकदम से अगर वोमिटिंग करता है तो जो हमारी ईसोफेगस है, ये इसके जो अंदर म्यूकोजा वाली लेयर है इसमें एक टीयर हो जाता है। तो जैसे हमें यहाँ पे एंडोस्कोपी की फाइंडिंग्स में दिख रहा है कि ईसोफेगस में एक टीयर हो गया, इस टीयर में से ब्लीडिंग हो सकती है जो हेमेटोमेसिस की फॉर्म में आएगी हमारे पास। तो इसको बोलते हैं मेलरीवीज सिंड्रोम। एक इसका वेरिएंट होता है, उसको बोलते हैं बोयर हैव सिंड्रोम। बोयर हैव सिंड्रोम एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। ये लाइफ थ्रेटनिंग क्यों होती है? क्योंकि इसमें सिर्फ ये टीयर नहीं हुआ, ये जो पूरी इसकी वॉल है ईसोफेगस की, इस पूरी में कंप्लीट रप्चर हो गया। तो जैसे ही रप्चर होएगा तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन होगी। क्यों इमरजेंसी कंडीशन होगी? क्योंकि पेशेंट ने जैसे ही वोमिटिंग किया, रप्चर हुआ, चेस्ट में पेन होगा और जितना भी कंटेंट जो ईसोफेगस के अंदर कंटेंट था, जो स्टमक से नीचे कंटेंट आया, वो मिटस है, वो सारा जो गैसेस हैं वो सब वो रिलीज कहाँ होंगी, ईसोफेगस के बाहर, क्योंकि कंप्लीट वॉल का रप्चर हो गया। वो बाहर निकल जाएंगी तो कहाँ जाएंगी, मीडियास्टाइनम में जाएंगे। मीडियास्टाइनम में हमारे लंग्स हैं, हार्ट हैं, तो इसलिए एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो गई। तो ये तो थे सारे ईसोफेजियल कोजेज हैं। अब हम आते हैं स्टमक के कोजेज पे। स्टमक के कोजेज में क्या आता है, इरोजिव गैस्ट्राइटिस है, सेम एनसेड्स की वजह से कि क्रोनिक अब्यूज़ के बाद इरोजिव गैस्ट्राइटिस हो जाता है। फिर आते हैं पेप्टिक अल्सर्स। अब पेप्टिक अल्सर्स क्यों बनते हैं? पेप्टिक अल्सर्स उसमें बनते हैं जो क्रोनिक टी लेते हैं या अल्कोहल लेते हैं या कॉफ़ी लेते हैं या एनसेड्स लेते हैं, उनमें भी पेप्टिक अल्सर्स बन जाते हैं एक टाइम के बाद हैं। और जो एक इसका इन्फेक्टिव कोज है वो है एच पाइलोराई। एच पाइलोराई के वजह से भी पेप्टिक अल्सर्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से हेमेटोमेसिस हो जाता है। फिर आते हैं स्ट्रेस अल्सर्स, कर्लिंग अल्सर्स और कुशिंग अल्सर्स हैं। ये 3 टाइप के अल्सर हैं। अब ये इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? इनको डिफरेंशिएट करेंगे इनके कोज के बेसिस पे। स्ट्रेस अल्सर्स क्या होता है? ये जो स्ट्रेस है ये मेंटल स्ट्रेस नहीं होता, ये स्ट्रेस है कि बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है। क्यों आ रहा है? हाइपोवोलीमिया की वजह से, ब्लड लॉस, फ्लूइड लॉस की वजह से। ये कब हो सकता है? जैसे पेशेंट में बहुत ज़्यादा सेप्सिस हो या फिर शॉक हो या ट्रॉमा हो। अब शॉक में, ट्रॉमा में, इन सब में क्या हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है बॉडी से, ब्लड का लॉस हो रहा है, तो हाइपोवोलीमिया हो गया। तो ऐसी स्ट्रेस की कंडीशन में बॉडी क्या करेगी, जो हमारा सारा सर्कुलेशन है वो हमारे 3 वाइटल ऑर्गन्स के पास चला जाएगा। हार्ट हो गया, किडनी हो गया और ब्रेन हो गया, इनके पास चला गया। इंटेस्टाइन हमारी वाइटल ऑर्गन्स में नहीं आती, तो हमारा जो इंटेस्टाइनल सर्कुलेशन है वो डिक्रीज हो गया। और वो डिक्रीज होने की वजह से वहाँ पे इस्कीमिक इंजरी हो जाती है, और इस्कीमिक इंजरी की वजह से हमारे पास यहाँ पे आ गए अल्सर्स हैं। फिर आते हैं सीवियर बर्न्स है। सीवियर बर्न्स में भी सेम चीज़ होती है। क्या हो जाता है? वाटर का लॉस हो जाता है। जितना फ्लूइड का लॉस होएगा बॉडी में से, उतने ही ज़्यादा वहाँ पे अल्सर्स बन जाएंगे। फिर आता है रेज्ड इंट्राक्रेनियल टेंशन। इसकी वजह से जो अल्सर्स होते हैं उनको बोलते हैं कुशिंग अल्सर्स। अब कुशिंग अल्सर्स क्यों डेवलप हो रहे हैं? क्योंकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर है बॉडी का, वो इतना ज़्यादा रेज्ड हो जाता है कि इंटेस्टाइन में अल्सर्स बन जाते हैं। इसका कोज हम आगे देखेंगे। फिर आते हैं, एक रेयर कोज होता है गैस्ट्रिक एंट्रल वस्कुलर एक्टेजिया। गैस्ट्रिक एंट्रल वस्कुलर एक्टेजिया नाम से ही पता चल रहा है। गैस्ट्रिक मतलब स्टमक में, एंट्रम मतलब जो स्टमक का पार्ट है एंट्रम उसके अंदर, वस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स, एक्टेजिया डायलेशन। तो एंट्रम के पार्ट में ब्लड वेसल्स डायलेट होगी, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक एंट्रल वस्कुलर एक्टेजिया। ब्लड वेसल्स अगर डायलेट होंगी तो उसमें से ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग होगी तो हेमेटोमेसिस होगा। अब हम एंडोस्कोपी के
के ऊपर इसको देखेंगे तो हमें ये डायलेटेड ब्लड वेसल्स दिख रही हैं गेव में। ये डायलेटेड ब्लड वेसल्स किसका अपीयरेंस दे रही है? वाटरमेलन का, इसलिए इसको बोलते हैं वाटरमेलन स्टमक या डुल्फोइज लीजन्स भी बोलते हैं। और इसके कॉजेज आते हैं एंजियोडिस्प्लेजिया, वस्कुलर मालफॉर्मेशन, स्टमक का कार्सिनोमा हो गया, तो इनकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। फिर इसके कुछ कॉजेज आते हैं जो आते हैं कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स। कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि हमारा पीटीआईएनआर, एपीटीटी ये डीअरेंज हो जाते हैं, प्लेटलेट्स लो हो जाते हैं, तो इसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। अब मोस्ट कॉमनली प्लेटलेट लो होती है, जैसे कि एक तो जेनेटिक कंडीशन हो गई, हेरिडिटरी कंडीशन है आईटीपी टीटीपी, उसमें प्लेटलेट्स लो मिल सकते हैं। अगर प्लेटलेट मान लो 20,000 के बिलो जाती है तो ऐसे पेशेंट में ब्लीडिंग हो जाती है। एक इसका ट्रांजिएंट कॉज होता है डेंगू। डेंगू एक इन्फेक्टिव कोज है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट वीक में फीवर आता है और सेकंड वीक में प्लेटलेट्स डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो जैसे ही इसमें प्लेटलेट डिक्रीज होंगी सेकंड वीक के लास्ट में, अगर वो प्लेटलेट्स लेस देन 50,000 के बिलो जानी स्टार्ट हो जाती हैं, तो जैसे ही वो 20,000 10,000 तक पहुंचते हैं तो पहले बॉडी के ऊपर पैटिके बनते हैं और फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ब्लीडिंग में पहले एपिस्टेक्सिस मिल सकता है, हिमेटेमेसिस मिल सकता है, हिमोप्टाइसिस मिल सकता है, हिमेच्यूरिया मिल सकता है, कोई भी कंडीशन मिल सकती है, क्योंकि प्लेटलेट तो पूरी बॉडी में लो हुई है, तो इसमें हिमेटेमेसिस भी देखने को मिलता है। एक होता है रेज्ड पीटीआईएनआर। रेज्ड पीटीआईएनआर डिजीज की वजह से भी हो सकता है और ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है। डिजीज में क्या है, सीएलडी आ गया कि किसी को ऑलरेडी क्रोनिक लीवर डिजीज है और उसमें जो लीवर है वो क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं बना पा रहा है, क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे तो पीटीआईएनआर इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी कंडीशन होती है ड्रग इंड्यूस। ड्रग इंड्यूस कब होती है, जैसे जो पेशेंट्स एट्रियल फिब्रिलेशन के हैं या जिनमें हम किसी भी कंडीशन की वजह से एंटीकोएगुलेंट देते हैं, वॉरफेरिन देते हैं या हिपेरिन देते हैं, तो उससे क्या होगा, उनका पीटीआईएनआर डीअरेंज हो जाएगा। इसलिए ऐसे पेशेंट में हमें पीटीआईएनआर हमेशा मॉनिटर करके रखना पड़ता है और जैसे ही वो डीअरेंज हो हम ड्रग्स को स्टॉप करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो पीटीआईएनआर रेज्ड होगा और एक टाइम पे ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो ये तो सारे इसके कोजेज हो गए जो हमने इसोफेजियल कोजेज, स्टमक के कोजेज और कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स हैं। अब पेशेंट को किसी भी रीज़न की वजह से, मान लो अल्कोहलिक पेशेंट है, सीएलडी उसको डेवलप हो रखा है, इसोफेजियल वेरिसेस हो गए हैं, ब्लीडिंग हो गई, अब पेशेंट हमारे पास किस सिचुएशन में आएगा, क्या कंप्लेन लेके आएगा? तो पहली कंप्लेन तो यही होगी कि हिमेटेमेसिस हो रहा है, ब्लड इन वोमिटिंग आ रहा है। और क्या कंप्लेंट्स मिल सकती हैं? तो पहली सिम्टम हमने देख लिया, ब्लड इन वोमिटिंग मिल सकता है, साथ में कुछ पेशेंट्स में मेलिना भी मिल सकता है। अब मेलिना क्या होता है कि जो स्टूल है वो ब्लैक कलर के आ रहे हैं। अब स्टूल में भी जो है स्टूल ब्लैक कलर का आ रहा है या स्टूल रेड कलर का, स्टूल में रेड कलर का प्रॉपर ब्लड आ रहा है, ये दोनों अलग कंडीशंस है। अगर ब्लैक कलर का आ रहा है इसका मतलब जो लिगामेंट ऑफ ट्रीज है उसके ऊपर से कहीं से ब्लड आ रहा है जो एसिड की वजह से ब्लैक कलर का हो गया और हमें ब्लैक कलर का दिख रहा है। और अगर रेड कलर का आ रहा है इसका मतलब जो लिगामेंट ऑफ ट्रीज है उसके बिलो कहीं से ब्लीडिंग हुई है, तो वो प्योर रेड कलर का है क्योंकि उसके नीचे हमारे पास एसिड नहीं था, ठीक है। तो वो आता है लोअर जीआई ब्लीड में। उस अगर रेड कलर का ब्लड आ रहा है तो उसको बोलते हैं हिमेटोचीजिया, जो फाइंडिंग है लोअर जीआई ब्लीड की, और ब्लैक कलर को बोलते हैं मेलिना, जो फाइंडिंग है अपर जीआई ब्लीड की। फिर जो वॉमिटिंग आ रहा है, हिमेटेमेसिस जो है, उसमें भी जो हमारा ब्लड है वो रेड कलर का भी हो सकता है, ब्लैक कलर का भी हो सकता है। रेड कलर का क्या इंडिकेट करता है कि ब्लीडिंग एक्यूट है, बहुत सीवियर है और नियर टू दी माउथ है, मतलब ईसोफेगस वाले कंपोनेंट से है, ठीक है। अगर ब्लैक कलर है तो वो क्या इंडिकेट करता है कि ब्लीडिंग बहुत क्रोनिक है, माइल्ड टू मॉडरेट, मतलब स्मॉल क्वांटिटी में हो रही है और वो डिस्टेंट है। डिस्टेंट मतलब ओरल कैविटी से ज़्यादा डिस्टेंट है, स्टमक वाले रीजन से है, ठीक है। फिर हमें हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की ये कोजेज को रूल आउट करने के लिए कि कौन सा कोज है पेशेंट में। अब पेशेंट एनसीड्स ले रहा था, एल्कोहलिक है, एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है, डेंगू है, आईटीपी टीटीपी है। अब पेशेंट को तो कोज पता नहीं, हमें हिस्ट्री लेके रूल आउट करना पड़ेगा। तो हम हिस्ट्री में पहले क्या करेंगे, ईसोफेज जो हमने इरोजिव गैस्ट्राइटिस, इरोजिव ईसोफेजाइटिस है, वो जो कॉजेज थे वो रूल आउट करेंगे हम बाय टेकिंग हिस्ट्री की पेन इन एपिगेस्ट्रियम है, सार ब्रेश है या फिर बर्निंग एपिगेस्ट्रियम है। ये कंडीशन अगर पेशेंट को कुछ महीनों से है तो इंडिकेट करेंगे कि इरोजिव गैस्ट्राइटिस या पेप्टिक अल्सर्स ऐसी सिचुएशन है। फिर हम हिस्ट्री लेंगे उसको अल्कोहल की, सीएलडी की। सीएलडी रूल आउट कैसे करेंगे, बाय हिस्ट्री ऑफ जॉन्डिस, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, कोई एसाइटिस है पेशेंट को, पहले कभी फ्लूइड टैप हुआ हो, ठीक है, एसाइटिक टाइप की कोई हिस्ट्री दे सकता है पेशेंट। फिर पीडल ईडिमा मिल सकता है। पीडल ईडिमा ऐसे पेशेंट में क्यों मिलेगा, क्योंकि जब भी लीवर डैमेज होता है प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो एल्ब्यूमिन लेवल्स डिक्रीज हो जाएंगे, तो फिर ऑस्मोटिक प्रेशर चेंजेस की वजह से सारा वाटर बाहर थर्ड स्पेस में चला जाएगा, तो जिसकी वजह से पीडल ईडिमा हो जाएगा, उसी वजह से एसाइटिस हो रही है। फिर ऐसे पेशेंट में अल्कोहल की हिस्ट्री मिलेगी और हेपेटाइटिस बी और सी भी पॉजिटिव मिल सकते हैं। अल्कोहल इकलौता कोज तो है नहीं सीएलडी का, कुछ पेशेंट्स हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मिल सकते हैं, सी पॉजिटिव मिल सकते हैं। ऐसे पेशेंट में गायनेकोमेस्टिया भी मिल सकता है। फिर हम एनसीड्स की हिस्ट्री रूल आउट करेंगे। अब पेशेंट तो पेन के लिए कोई दवाई ले रहा है
और उसको एक दिन अचानक ब्लीडिंग हुई वॉमिटिंग में। अब पेशेंट को नहीं पता कि वो जो डेली पेन की मेडिकेशन ले रहा है उस वजह से हुई है, तो हम हिस्ट्री लेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये एनसेड्स की वजह से हो रही है। तो इसके लिए हमें स्पेसिफिकली हिस्ट्री लेनी होती है क्रोनिक पेन की। पेन पेशेंट को जॉइंट्स की वजह से, हेडेक की वजह से, कोई भी कॉज मिल सकता है पेन का। मोस्ट कॉमनली क्रोनिक पेन के ये 2 मेन कॉजेज जरूर पूछने हैं पेशेंट से। फिर हम जो ज़्यादा सीवियर कॉजेज होते हैं, ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कॉजेज होते हैं जैसे कार्सिनोमा, वो रूल आउट करेंगे। वो कैसे रूल आउट करेंगे? बाय टेकिंग हिस्ट्री ऑफ कि वेट लॉस तो नहीं हो रहा, लॉस ऑफ एपेटाइट तो नहीं है, कोई पर एब्डोमेन मास है, पेशेंट हमें देखने में कैचेक्सिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ बर्न्स भी ले लेंगे, हिस्ट्री ऑफ सेप्सिस भी ले लेंगे। फिर हमें डेंगू के लिए लेनी पड़ेगी कि कोई फीवर की हिस्ट्री तो नहीं है। अगर मानसून सीजन है तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हमें ऐसे टाइम पे डेंगू पॉजिटिव मिलेंगे, तो हम हमारा सीधा फर्स्ट थॉट जाएगा कि डेंगू ही हो सकता है। लेकिन अगर डेंगू का सीज़न नहीं है तो फिर भी हमें एक बार इसको रूल आउट करने के लिए हिस्ट्री ऑफ फीवर, या फिर हम टेस्ट करवा सकते हैं, डेंगू NS1 एंटीजन या सीरोलॉजी टेस्ट करा सकते हैं। फिर रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर का कैसे पता चलेगा? या तो पेशेंट हमें एडमिट ही मेनिंजाइटिस या इंट्राक्रैनियल ब्लीड की वजह से किया है, तो ये तो 2 अभी प्रेजेंट टाइम के कॉज हो गए। या पेशेंट नॉन केस है हाइड्रोसेफेलस का या इंट्राक्रैनियल मास का, पेशेंट के पास कोई पुराना CT MRI हो सकता है जिसमें हमें देखने को मिल जाएगा कि इंट्राक्रैनियल मास वगैरह तो नहीं है पेशेंट को। फिर हिमेटोमेसिस के अलावा पेशेंट को और क्या कंप्लेन हो सकती हैं? हिमेटोमेसिस के अलावा अगर ब्लीडिंग पेशेंट को इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसको ब्लड लॉस होने की वजह से एनीमिया डेवलप हो चुका है, तो पेशेंट को एनीमिया की फीचर्स भी आएंगी। एनीमिया में क्या आएगा? देखने में पैलर मिलेगा, और पेशेंट को सिम्टम क्या आएगा कि उसको वीकनेस हो सकता है, अर्ली फटीग है, और क्या मिल सकता है? जो भी एनीमिया के सारे कोजेज, जो भी एनीमिया की फीचर्स हैं वो सब मिल सकती हैं उसमें। ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव ब्लड लॉस हुआ है एकदम से तो पेशेंट शॉक में भी मिल सकता है। फिर हम पेशेंट का एग्जामिनेशन करेंगे। अब हमने पेशेंट के कोजेज देख लिए कि अगर उसको अपर जीआई ब्लीडिंग हुई है तो किस वजह से हो सकती है, हिस्ट्री से उसको कैसे रूल आउट करेंगे, एग्जामिनेशन क्या क्या करेंगे, अब हम वो देखते हैं। एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम वाइटल्स लेंगे। वाइटल्स में हम BP, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट और SpO2 चेक करेंगे। BP लो मिल सकता है, पल्स रेट और रेस्पिरेटरी रेट बढ़े हुए मिल जाएंगे ऐसे पेशेंट में, और SpO2 अगर बहुत ज़्यादा एनीमिया है तो SpO2 फॉल भी मिल सकती है, नहीं तो मोस्टली SpO2 नॉर्मल मिलती है। फिर देखने में पैलर भी मिल सकता है और इक्ट्रस भी मिल सकता है। फिर हम CLD के साइंस देखेंगे। CLD के साइंस में क्या क्या देख सकते हैं? पाल्मर एरिथमा, रेड कलर के पाम्स मिलेंगे पूरे, एसाइटिस मिल सकती है, यहाँ पे हमें डायलेटेड ब्लड वेसल्स दिख जाएंगी। ठीक है, मसल्स की वेस्टिंग मिल जाएगी, यहाँ पे स्पाइडर नेवाई होते हैं वो मिल जाएंगे। फिर गायनेकोमेस्टिया मिल जाएगा इधर, और लॉस ऑफ बॉडी हेयर्स मिल जाएंगे। और अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट को CLD की अगर लास्ट स्टेज पे है तो हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी में भी मिल सकता है। हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी में क्या मिलेगा? पेशेंट कंफ्यूज, एल्टर्ड सेंसोरियम में पेशेंट मिल सकता है। ठीक है, या साथ में जॉन्डिस मिल सकता है, और उसकी रिपोर्ट्स में हमें लीवर में सिरोसिस, फाइब्रोस्कैन या USG में हमें CLD की फीचर्स मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये हमने इसकी एग्जामिनेशन पे वाइटल्स देखे, CLD के साइंस देखे। और क्या क्या देख सकते हैं हम? रूमेटॉइड अर्थराइटिस की फीचर्स देख सकते हैं। मान लो किसी पेशेंट को नहीं पता कि उसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस, उसको बस पेन होता है और उसने वो हिस्ट्री में स्किप कर दिया, इंपॉर्टेंट नहीं लगा उसको, उसने नहीं बताया, तो हम क्या देख सकते हैं? रूमेटॉइड अर्थराइटिस के जो मस्कुलोस्केलेटल फीचर्स होते हैं, जैसे जेड शेप डिफॉर्मिटी होती है, वो हम देख सकते हैं। फिर हमें बर्न्स अगर दिख रहे हैं पेशेंट में तो हम बर्न्स की हिस्ट्री ले सकते हैं कि बर्न्स कब हुए थे, रिसेंटली हुए हैं, अभी एक्टिव बर्न्स हैं कहीं पे, या मास पर एब्डोमेन देख सकते हैं। फिर एग्जामिनेशन करने के बाद हम पेशेंट की इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे। इन्वेस्टिगेशंस में क्या कराएंगे? सबसे पहले CBC भेजेंगे। CBC में हम हीमोग्लोबिन देखेंगे। हीमोग्लोबिन लो मिल सकता है, प्लेटलेट्स लो मिल सकते हैं, TLC रेज्ड मिल सकता है सेप्सिस वाले पेशेंट में। फिर हम उसका LFT KFT कराएंगे। LFT में क्या मिल सकता है? बिलीरुबिन रेज्ड मिल सकता है, OTP TD रेंज मिल सकता है, एल्ब्यूमिन लो मिल सकता है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट CLD का हो सकता है। PTINR रेज्ड मिल सकता है, ये ड्रग इंड्यूस्ड भी हो सकता है और डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है PTINR रेज्ड। फिर जो इसकी मेन वो है इन्वेस्टिगेशन, वो होती है एंडोस्कोपी। ये डायग्नोस्टिक भी होती है और ये थेरेपेटिक भी होती है। तो इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, इसोफेगस से हो रही है, स्टमक से हो रही है, अल्सर बना हुआ है, या ब्लड वेसल्स डायलेटेड हैं, या फिर गेव है, या कोई अदर एंजियोडिस्प्लेजिया है। तो कोई भी कंडीशन होगी हमें पहले इससे दिख जाएगी, फिर हम अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट पे अगर हम आते हैं तो ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? सबसे पहले पेशेंट को स्टेबलाइज करेंगे। स्टेबलाइज करने के लिए जैसे हमने वाइटल्स लिए, हमें पता चल गया कि पेशेंट को
बीपी लो हो रखा है, पल्स रेट बढ़ा हुआ है, जो भी फाइंडिंग मिली उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सबसे पहले आईवी एक्सेस मेंटेन करेंगे और उसको आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर देंगे, नॉर्मल सेलाइन स्टार्ट करेंगे। अगर नॉर्मल सेलाइन से ब्लड प्रेशर मेंटेन हो रहा है और पेशेंट शॉक में नहीं है तो उसको ही कंटिन्यू करेंगे। अगर पेशेंट शॉक में है और फ्लूइड से भी नहीं मेंटेन हो रहा था, उसके बाद वेजोप्रेसर स्टार्ट कर देंगे, इसमें नोरेड सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसका सैंपल भेजेंगे ब्लड बैंक में और ब्लड बैंक से हम अरेंज करवाएंगे उसके ब्लड कंपोनेंट्स। ब्लड कंपोनेंट कौन सा अरेंज करवाना है, कब अरेंज करवाना है, वो हम डिसाइड करेंगे पेशेंट की इन्वेस्टिगेशंस के बेसिस पे। अगर उसको ब्लीडिंग हो रही है और हीमोग्लोबिन है <7 तो पीआरबीसी अरेंज करवाएंगे। ब्लीडिंग हो रही है और डेंगू का पेशेंट है या आईटीपी का पेशेंट है, प्लेटलेट <50,000 है, तो पहले एसडीपी लगवाएंगे। अगर पेशेंट एट्रियल फिब्रिलेशन का है, वॉरफेरिन ले रहा था और आईएनआर डी रेंज है मोर देन 1.5, या सीएलडी का पेशेंट है, आईएनआर डी रेंज है, तो हम एफएफपी मंगवाएंगे उस पेशेंट के लिए। तो हमें कौन सा कंपोनेंट मंगवाना हमारी इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, हमने ब्लड अरेंज करवा दिया, साथ साथ हम पेशेंट को ब्लीडिंग रोकने के लिए इन्फ्यूज़न स्टार्ट करेंगे। अब इन्फ्यूज़न हमारे पास पेंटोप इन्फ्यूज़न स्टार्ट कर सकते हैं या ऑक्ट्रोटाइड इन्फ्यूज़न स्टार्ट कर सकते हैं। वो किस पे डिपेंड करेगा, जो वेरिसेल ब्लीडिंग होती है उसमें मेनली हम ऑक्ट्रोटाइड इन्फ्यूज़न स्टार्ट करते हैं, और जो नॉन वेरिसेल कोजेज है जैसे पेप्टिक अल्सर है तो उसमें हम क्या करेंगे, पेंटोप इन्फ्यूज़न स्टार्ट करेंगे। मोस्टली हम क्या करते हैं, दोनों इन्फ्यूज़न एक साथ स्टार्ट कर देते हैं एम्पेरिकली, जब तक हमें कोज नहीं पता। और अगर हमें अच्छे से कोज पता है हिस्ट्री लेके तो हम दोनों में से अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं। पेंटोप इन्फ्यूज़न क्या करता है, पेंटोप इन्फ्यूज़न जो जितना भी एसिड है स्टमक के अंदर उसको सप्रेस करेगा, तो जो अंदर म्यूकोजा है वो डैमेज नहीं होगी, बॉडी अपना प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म म्यूकस वगैरह सिक्रीट करके ब्लीडिंग को रोकेगा। तो हम पेंटोप इन्फ्यूज़न कैसे स्टार्ट करते हैं, 80 mg बोलस देते हैं और फिर 8 mg पर आवर इन्फ्यूज़न स्टार्ट कर सकते हैं। इसको हम 3 to 5 डेज दे देंगे, तब तक हमारी एंडोस्कोपी हो जाएगी, हमारा कोज पता चल जाएगा हमें, और हम थेरेपेटिक ट्रीटमेंट जो उसकी है वो कर देंगे। फिर ऑक्ट्रोटाइड इन्फ्यूज़न वेरिसेल ब्लीडिंग में क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि ऑक्ट्रोटाइड क्या करता है, स्प्लैंक्निक वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है। जो स्प्लैंक्निक सर्कुलेशन है, जो इंटेस्टाइन का सर्कुलेशन है, उसकी वेजो कंस्ट्रिक्शन करा देता है, तो वो ब्लड वेसल्स नैरो हो गई, और जो वहाँ से ब्लड लेके जा रही है पोर्टल वेन, पोर्टल जो सर्कुलेशन है उसको डायलेट कर देता है। तो जैसे ही पोर्टल वेजो डायलेशन होगा, जो सारा स्प्लैंक्निक सर्कुलेशन है वहाँ से ब्लड पोर्टल में चला जाएगा, और ये हमारा इंटेस्टाइन का जो सर्कुलेशन है वो कहाँ चला गया, लीवर के पास चला गया। तो इधर सर्कुलेशन डिक्रीज होगा, ब्लड वेसल्स नैरो हो गई हैं, तो यहाँ से ब्लीडिंग नहीं होगी। इसको हम 50 माइक्रोग्राम बोलस देते हैं और उसके बाद 50 माइक्रोग्राम पर आवर इन्फ्यूज़न देते हैं। इसको भी 3 to 5 डेज देख सकते हैं। फिर एक और इंजेक्शन आता है हमारे पास, इंजेक्शन टर्लीप्रेसिन। इंजेक्शन टर्लीप्रेसिन भी यूज़ कर सकते हैं अगर पेशेंट का इन इन्फ्यूज़न से भी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है तो इसको हम 2 mg स्टार्ट करते हैं इनिशियली, फिर 1 to 2 mg हम एवरी 4 आवरली दे सकते हैं। इसको भी 2 to 5 डेज तक दे सकते हैं। फिर अपर जीआई एंडोस्कोपी करेंगे। अपर जीआई एंडोस्कोपी एक तो डायग्नोसिस बनाएगी, दूसरा ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, हम इसमें कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कुछ स्क्लेरोजिंग एजेंट्स हो सकते हैं, ह्यूमन थ्रोम्बिन होता है या फिब्रिन ग्लू होता है। ये जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है उस एरिया में क्या करेंगे, स्क्लेरोसिस कोज कर देंगे, तो वहाँ से ब्लीडिंग नहीं होगी। फिर हम इसमें कुछ और चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे बाइकैप प्रोब, गोल्ड प्रोब और आर्गन प्लाज्मा कोएगुलेशन, लेजर थेरेपी। ये भी उस एरिया में कैसे एक्ट कर रहे हैं, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है ब्लड वेसल में, वहाँ पे कोएगुलेशन कर देंगे। कोएगुलेशन हो जाएगी तो ब्लीडिंग रुक जाएगी। फिर कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्लिप्स आती हैं छोटी, तो जिधर भी ब्लीडिंग हो रही है हमने उधर क्लिप लगा दी, तो वहाँ से ब्लीडिंग रुक जाएगी। बेंडिंग हो गया, स्टेपल्स हो गए या लाइगेशन हो गया, ब्लड वेसल को इधर जैसे लाइगेट कर देंगे, लाइगेट कर दिया, या कोई हमने स्टेपल लगा दिया, कोई बैंड लगा दिया, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाएगी। तो ये होगा इसका ट्रीटमेंट वाला पार्ट है। अब हम इसका एक केस देखते हैं कि एक पेशेंट अगर हमारे पास आ रहा है तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। मान लो कोई पेशेंट आ रहा है हमारे पास और उसको हेमेटोमेसिस की हिस्ट्री है। पेशेंट कंप्लेन लेके आया है कि उसको सुबह से ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा पेशेंट है। पेशेंट को क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। ये रेड कलर का पूरा ब्लड आ रहा है इसके अंदर, बकेट में दिख रहा होगा। इसको मल्टीपल एपिसोड्स ऐसे हैं, तो हमारे पास वो हॉस्पिटल में है, इसने हिस्ट्री दी कि इसको आज सुबह से एक दिन से 5 to 6 एपिसोड्स ऑफ ब्लीडिंग हुई है। वोमिटिंग में ब्लड आ रहा है और एक्टिव रेड कलर का ब्लड आ रहा है। तो डॉक्टर ने क्या हिस्ट्री ली कि अल्कोहल लेते हो कि नहीं लेते हैं, तो ये तो लेता है, 20 ईयर्स से अल्कोहल ले रहा है। तो हमारा शक पहले क्या जाएगा कि पेशेंट को सीएलडी हो सकता है, सीएलडी की वजह से हेमेटोमेसिस हो सकता है। लेकिन फिर भी हमें पेशेंट में क्या करेंगे, हेमेटोमेसिस और हिमोप्टाइसिस को रूल आउट करेंगे। अब पेशेंट को ब्लड तो परओरली ही आएगा, चाहे वो लंग से आ रहा हो, चाहे वो इंटेस्टाइन से आ रहा हो, स्टमक से आ रहा हो। तो पेशेंट को नहीं पता चलता कि उसको हेमेटोमेसिस है या हिमोप्टाइसिस है। हिमोप्टाइसिस क्या होता है, जो लंग्स में से ब्लड आता है।
तो हम कैसे रूल आउट करेंगे? पेशेंट से पूछेंगे कि उसको स्पूटम में ब्लड आ रहा है, जो म्यूकोइड सिक्रीशंस हैं उसके साथ आ रहा है, कफ के साथ आ रहा है, तो वो हेमोप्टाइसिस है, ठीक है। और हेमेटोमेसिस क्या होता है? जो वोमिटिंग के साथ आ रहा है, उसमें जो फूड पार्टिकल्स हैं, वोमिटस है, जो स्टमक का कंटेंट होता है, वो पार्टिकल्स आ रहे हैं साथ में, तो वो हेमेटोमेसिस है। उसमें कफ नहीं मिलेगा, कोई ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी नहीं मिलेगी, और सीएलडी, अल्कोहल, एनसेड्स इनकी हिस्ट्री मिल सकती है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करके डिटेल्ड हिस्ट्री लेके हमने पेशेंट का एग्जामिनेशन किया। एग्जामिनेशन पे पेशेंट को एसाइटिस मिला, एसाइटिस में पूरा एब्डोमेन डिस्टेंडेड है, तो वहाँ कंफर्म हो गया कि हो सकता है सीएलडी हो। अगर अल्कोहल है, अल्कोहलिक पेशेंट है, तो सीएलडी प्राइमरी डायग्नोसिस बनेगा हमारा, फर्स्ट डीडी होगा। अब पेशेंट का बीपी भी लो है, इसमें पेशेंट शॉक में है, तो हम क्या करेंगे? हमने आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर दिया। आईवी फ्लूइड स्टार्ट करके हमने इन्फ्यूज़न स्टार्ट कर दिया। कौन सा इन्फ्यूज़न देंगे? ऑक्ट्रोटाइड का इन्फ्यूज़न देंगे इसको। ऑक्ट्रोटाइड इन्फ्यूज़न देने के बाद हमने इसको गैस्ट्रो में भेज दिया, वहाँ पे इसकी एंडोस्कोपी प्लान कराई। एंडोस्कोपी से इसका डायग्नोसिस भी बन जाएगा, इसका थेरेपेटिक ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। तो ऐसे हम मैनेज करते हैं अपर जीआई ब्लीड के केस को।